दोस्तों, कहानी हमारी चल रही है थाक का मैन ईटर। थाक गांव उत्तराखंड का हमारा गांव है, ये अपना पूर्णागिरी के पास। तो वहीं की कहानी चल रही है। और ये कहानी का अंतिम भाग है। थोड़ा लंबी कहानी जरूर है। मैंने पिछली कहानी छोड़ी थी, वहीं से आगे सुनाऊंगा। थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं। पिछली बार मैंने बताया था आपको कि जिम कॉर्बेट साहब वो बाघ के इंतजार में रात भर पेड़ में बैठे रहे। वहाँ पे एक भैंसे को जो है सांप ने डस लिया था। भैंसा को बाघ ने थोड़ा सा खाया था, लेकिन रात में आया नहीं था। वो तो नहीं आया था, लेकिन एक बहुत भयानक चीख जो है जिम कॉर्बेट साहब ने सुनी थी। ये बड़े टेंशन में थे। फिर दूसरे दिन इन्होंने कैंप में पहुंच के मुखिया से पूछा, तो मुखिया ने बताया कि नहीं साहब, वहाँ तो कोई है ही नहीं, ऐसे चीखने की आवाज़ तो होने का सवाल ही नहीं उठता है। तो उन्होंने बोला भाई ऐसा नहीं हो सकता कि मान लो कोई वहाँ आ गया हो रात में जिसे पता ना हो। उन्होंने साहब पूरे जिले को खबर है कि यहाँ पे मैन ईटर घूम रहा है, तो किसी के आने का तो सवाल ही पैदा नहीं उठता है। कोई नहीं आने का, कोई नहीं यहाँ पे, कोई नहीं आया, कोई नहीं आ सकता है, कोई नहीं आया होगा। तो आप इस मामले में बिल्कुल निश्चिंत रहें। लेकिन आपको गलतफहमी हो रही है। तो ये क्या, जिम कॉर्बेट साहब ने कहा ये कैसे हो सकता है। वो चीख की आवाज़ सुन के जो है यार, वो घुरड़ ने भौंकना बंद कर दिया था। और वो सांभर जो हिरन थे वो वहाँ से भाग गए थे। इतनी जोर की, इतनी भयानक चीख थी। खैर उससे उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन और अपने मन में भी फिर इन्होंने खुद ही अपने आप से कह के चलो यार, यही मान लो कि मैंने कोई चीख सुनी, ना सांभर भागा, ना काकड़ ने भौंकना बंद किया। बस ये मान लो और ख़त्म करो। अब इसके आगे चलते हैं दोस्तों। तो उस जब तक इन्होंने गांव के प्रधान से बात करके फ्री हुए, तो इनको पता चला कि सैम गांव का मुखिया आया था और उसने बताया कि उसकी बीवी ने जो है एक जगह पे खून के निशान देखे हैं, और उसी जगह पे जहां पे उस मुखिया की माँ को बागिन ने मारा था। तो जिम कॉर्बेट साहब जो है सैम गांव की तरफ चले गए। सैम गांव जाकर के इन्होंने ये मुखिया से मिले और उसकी बीवी से मिले। तो इनकी बीवी जो है लेके गई उनको, जिम कॉर्बेट साहब को उसी तरफ जहां जिस तरफ उससे खून के निशान देखे थे। तो खून के निशानों का पीछा करते 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 जिम कॉर्बेट आगे पहुंचे, तो वहां पे जाकर के उन्होंने एक कांकड़ देखा। और उसके आसपास देखा तो एक तेंदुए के, लेपर्ड के पांव के निशान थे। यानी कि वो कांकड़ लेपर्ड ने मारा था, बाघ ने नहीं मारा था, टाइगर ने नहीं मारा था। तो ये सोच रहे थे कि यार लेपर्ड को ठिकाना लगाया जाए, इसको कोई बड़ा मुश्किल, बड़ा वो नहीं है, मार देंगे इसको। इतने में इन्होंने जो है बाघिन की आवाज सुनी, जो इनसे करीब 500 गज चुक्का की तरफ से कहीं से आई थी। तो ये तुरंत जो है लड़का, रहे तेंदुए को बाद में देखा जाएगा, पहले इस बाघिन से निपटा जाए, और ये सोच करके ये चुका की तरफ चल दिए। और अब ये अपने कैंप में पहुंचे। अपने कैंप में पहुंच के देखा तो वहाँ पे कई लोग आए हुए हैं, जिसमें वन विभाग के कर्मचारी हैं, पटवारी है, कई क्लर्क, कुछ एक दो क्लर्क हैं, एक दो व्यापारी हैं, वो ठेकेदार भी हैं, और कुछ लेबर हैं, गांव के प्रधान हैं, कुछ गांव वाले भी हैं। इन सबको पता चल गया था कि जिम कॉर्बेट साहब डिसाइड कर चुके हैं, बागिन मरे चाहे ना मरे वो 30 तारीख को चले जाएंगे। तो सरकारी अमला जो था वो भी यही बताने के लिए आया था कि साहब अगर आप 30 तारीख को आप जा रहे हैं तो हम लोग भी यहाँ से चले जाएंगे, हम लोग भी यहाँ नहीं रहेंगे। और गांव वाले इस चिंता में थे कि अगर साहब चले जाएंगे तो हम लोग कैसे रहेंगे, क्या करेंगे। तो यही सब बातें बातें सब करने के लिए जिम कॉर्बेट साहब से आए हुए थे। तो जिम कॉर्बेट साहब ने बोला यार क्यों चिंता कर रहे हो, अभी तो 2 दिन है, देखते हैं 2 दिन में क्या होता है। तो इतनी जल्दी ऐसी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, समझाया उनको उन्होंने। खैर वो भी अपना चले गए इधर उधर। अब जिम कॉर्बेट साहब विचार करने लगे कि क्या किया जाए। तो उन्होंने सोचा कि यार बाघिन की आवाज़ को मैं ध्यान लगाता हूँ, किसकी आवाज़ किस तरफ से आ रही है, और फिर आवाज़ का पीछा करूँगा और फिर मैं इसको मारूंगा। अब बाघिन की कोई आवाज़ ही नहीं आई। तो अब सेकंड ओपिनियन ये था कि अब जो है दोबारा थाक जाया जाए, उस पेड़ के ऊपर बैठा जाए। हो सकता है बाघिन वहां पे आए और उस शिकार को खाए। हालांकि वो शिकार जो है बाघिन ने नहीं मारा था, वो सर्पदंश, मैंने बताया था ना, सांप के काटने से मरा था। ये एरिया जो है कोबरा बाहुल्य था। यहाँ पे इस जंगल में कोबरा की संख्या बहुत ज़्यादा थी, किंग कोबरा, नागराज की। तो उसके दस्ते से मरा था। बाघिन ने उसको थोड़ा खाया था। हालांकि पिछली रात ये रात भर बैठे रहे थे, बाघिन आई नहीं थी, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता था कि ये आएगी या नहीं आएगी। लेकिन ये था कि
आना चाहिए, कुछ ऐसा विश्वास था इनको कि वो बाघिन आएगी। ये किस्सा होता था कि एक बार एक बाघ ने एक शिकार किया, एक जानवर को मारा, और मारने के बाद उसको छोड़ दिया इन द सेंस, यानी कि मारने के बाद 10 दिन तक उसको खाया नहीं। 10 दिन के बाद जब वो आया उसको खाने के लिए, तब तक का मांस जो है बिल्कुल खराब हो गया था, सड़ गया था। अब उससे खाया नहीं खाया तो ये पता नहीं, लेकिन 10 दिन के बाद भी लौट के आया था, तो बाघिन के आने की उम्मीद थी। और इनका कहना यह है कि ये एक सामान्य बाघ होता है, नॉर्मल, तो मैं इतना कष्ट नहीं लेता कि ऐसे रस्सी में अटकूँ, ऐसे ये करूँ वो करूँ, मैं ये सब कुछ नहीं करता। ये एक नरभक्षी बाघिन थी, और इसके लिए मुझे हर मुमकिन 1% भी कहीं पे चांस हो तो वो भी नहीं छोड़ना था। तो उस 1% चांस के लिए मैं दोबारा जो है इस पेड़ के ऊपर बैठने को तैयार था, कि मेरे को इसको किसी भी हालत से मारना है, किसी भी हालत में इस बाघिन को मारना है, बिल्कुल मौका नहीं छोड़ना है। अब इत्तेफाक था कि बाघिन नहीं आई। अच्छा, ये रात भर वो रस्सी वाले मचान में बैठे हुए थे, बड़ा कष्टकारी मचान था वो इनके लिए। नवंबर की सर्दी, अब आप लगाइए नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, कैसा चिल्ला जाड़ा होता है पहाड़ों में। और फिर ये तो जंगल था, जंगल के एक पेड़ में बैठे हुए, सन 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 ठंडी हवा चल रही है। जो रस्सी जिससे बैठे थे वो अकड़ गई थी, उसके अकड़ने से इनको ऐसा लग रहा था कि वो रस्सी जो है इनके शरीर को काट करके इसके अंदर घुसी चली जा रही है। तो बड़ी परेशानी से बैठे हुए थे। रात के पहर बीत रहे थे, सवेरा होने में देर था, सो ये सकते नहीं थे, क्योंकि आज तो कोई वहाँ पे वो खालिश फिजेंट वगैरह भी नहीं थे कि जो आवाज़ करते या शोर शराबा करते, मैकपाई वगैरह वो भी नहीं थे। तो ये बड़े परेशानी में बैठे। धीरे धीरे सवेरा होने लगा, हल्का सा सूरज होगा, तो इनको लगा कि कहीं पे बाघ की आवाज़ आई है, कहीं पे बाघ बोला है। ये बड़े ध्यान से जो है सुनने लगी, कोशिश करने लगे, और उसके बाद इन्होंने बाघ की आवाज़ नहीं सुनी। अब सवेरा हो गया था, और तो ये धीरे धीरे बड़ी सावधानी के साथ, क्योंकि बाघिन कहीं पे भी हो सकती थी, बड़े सावधानी के साथ ये पेड़ से नीचे उतरे और कैंप में आए। कैंप आकर के इनको पता चला कि साहब कल रात जो है बाघिन थाक की तरफ नहीं गई थी, कुमात चाक की तरफ गई थी, कुमात चाक में थी। कुमात चाक जो है वो लेबर कैंप था, जहाँ पे हजारों की संख्या में लेबर रह रही थी, और वो वहां पे दहाड़ रही थी, भयानक रूप से दहाड़ रही थी। उसने आतंकित कर रखा था वहां पे लोगों को। जो लेबर थी वो भी जो है बाहर आके कैंप से चिल्लाने लगी थी। वो इसलिए चिल्ला रही थी कि उनकी आवाज से बाघिन भाग जाए, लेकिन उल्टा हुआ, बाघिन जो है और ज्यादा गुस्से में आ गई। अब वो गुस्से में आकर के एकदम कैंप के बिल्कुल सामने आके दहाड़ने लगी। जब वो एकदम सामने आके दहाड़ने लगी तो ये बेचारे जितनी लेबर थी सब अपने कैंप के अंदर दौड़े, और दौड़ के दुपक के कोने में बैठ गए एकदम शांति के साथ। जब ये बिल्कुल चुप शांति के साथ बैठ गए, तो बाघिन भी थोड़ी देर वहां पे दहाड़ती रही, और उसके बाद फिर वो अपना थाक की तरफ निकल गई। एक चीज होती है कि आप नरभक्षी के इलाके में कभी गुजर रहे हो, आप किसी जंगल में जा रहे हो और आपको पता चल जाए कि यहाँ पे जो है मैन ईटर है, तो उसमें आप जितना ज्यादा शांति से क्रॉस कर सके उतना आपके लिए सेफ्टी है। अगर आप ज्यादा लोग हैं सोचेंगे कि आप शोर करते हुए चलेंगे और हल्ला करते हुए चले, बाघिन नहीं आएगी, तो ये गलत विचार है। वो अट्रैक्ट होगी और एकदम आपके ऊपर अटैक करेगी, क्योंकि मैन ईटर मैन से, या मतलब इंसान से डरता नहीं है। उसे पता है कि यार ये मेरे से डरते हैं, ये चाहे कितना ही बड़ा झुंड आ जाए। जैसे हिरणों के झुंड में भगदड़ मच जाती है, वैसे इनके झुंड में भी भगदड़ मच जाती है। तो बाघ बाघ को ये बात पता है, बाघ नहीं डरता है इंसान से। आदमखोर होने के बाद तो बिल्कुल नहीं डरता है। जब तक आदमखोर नहीं रहता है, मैंने बताया, शाया होता है, थोड़ा सा शर्मीला होता है, छिप के रहता है, नहीं आता है सामने, वो एक अलग बात है। अच्छा, बाघिन जो है थाक गांव की तरफ चलेगी, तो अब इन लोगों ने सोचा ये तो बड़ा सही हो गया, ये थाक गांव की तरफ गई है, और थाक गांव में जो है कॉर्बेट साहब तो बैठे हुए हैं, वो आज इसको मार ही देंगे। अब तो सुबह के टाइम जब लोगों ने देखा कि कॉर्बेट साहब तो सामने से चला रहे हैं, उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ कि कमाल है यार, इन्होंने बाघिन को नहीं देखा क्या। अब हुआ क्या, मैं तो ये कहता हूँ, या तो बाघिन का भाग्य बहुत अच्छा रहा, या उसकी छठी इंद्री काम कर गई, सिक्स सेंस उसका वो हो गया, या उसको कुछ खतरे का कुछ ऐसा वो महसूस हो गया, खतरा है। उस रास्ते पे नहीं आई जिस रास्ते पे वो रोज आना जाना करती थी, उससे वहीं थोड़ा दाएं बाएं से कहीं से अगल बगल से अपना छिपते हुए वो थाक गांव चली गई थी। अब जिम कॉर्बेट साहब के पास में तो अब एक ही दिन बचा हुआ था, क्या करें।
अब ये बहुत बुरी तरह से थके हुए थे, इतनी रातों के जगे हुए, खाने का कोई ठिकाना नहीं, मतलब शरीर थक के पूरी तरह से चूर हो गया था बिल्कुल। अब हालत इनकी पस्त थी, बॉडी को इनके आराम की ज़रूरत थी। तो मैंने सोचा यार मैं अगर आराम करूँगा तो मेरे इतने घंटे और बर्बाद हो जाएंगे। अब मेरे पास एक ही दिन का टाइम है, तो मैं ये समय इस बाघिन को खोजने में ही लगाता हूँ। मैं सिर्फ बाघ को ही खोजा जाए, अगर मिल जाए तो शूट कर दिया जाए, क्यों अपना आराम करके टाइम वेस्ट करना है। अच्छा इतना है, ये सब सोच ही रहे थे, इतने में जो है आसपास के गांव से ये अपना चुका से और अपना ये कोट किंदरी हो गया, और भी जो आसपास के जो गांव थे वहाँ से कई लोग आ गए थे। उन्होंने कहा जिम कॉर्बेट साहब को, बोला साहब हम आपको एक सलाह देना चाहते हैं। तो कॉर्बेट साहब ने बोला कि हाँ बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। क्या साहब आप इतने दिनों से जो है बैठ रहे हैं भैंसे के ऊपर, और बाघिन आप देख रहे हैं भैंसे को नहीं खा रही है, तो आप ऐसा कीजिए कि बकरियां ले जाइए। आज आप बकरियां ले जाइए, बकरियां बांधिए, हो सकता है बाघिन बकरियों पर अट्रैक्ट हो जाए। और बाघ की को जो है बकरी खाना बहुत पसंद है, और बाघ जो है बकरियों को बड़े चाव से खाता है। हालांकि जिम कॉर्बेट साहब को ये विचार कोई बहुत हाई फाई, कोई बहुत क्लास तो नहीं लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा चलो यार लेट्स ट्राई, इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं। और अपने 4 आदमियों को बोला कि भैया 2 अच्छी सी बकरियां जो हैं, जो हट्टी कट्टी मजबूत बकरियां हैं, इनको ले लो साथ में और चलो। तो इनके आदमियों ने 2 बकरियां ले ली, और अब ये जो है थाक गांव की तरफ चल पड़े। इन्हें तो पता ही था कि भैया वो नरबख्शी ने जो है थाक गांव में पूरा कब्जा कर रखा है, पूरा थाक गांव जो है खाली हो चुका है, पूरा बाघिन के कब्जे में है। और वहां पे तो वो जो है वहीं आना उसने वही है। और मैंने आपको बताया था 7 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई थी, जो करीब 2-2.5 मील थी जो रास्ता, ये उसको चढ़ के ऊपर पहुंचे। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि वहीं से जो एक समतल मैदान सा शुरू हो जाता था, जो एक सीधा थाक गांव के लिए जाता था, जिसके दोनों तरफ झाड़ झंकर चट्टाने और बड़े बड़े पेड़ थे जो लताओं से ढके हुए थे। तो उसके बाद जाकर के अंदर थाक गांव पड़ता था। और तो ये मैंने आपको पिछले 10 से 1 मिनट, जरा ये एसी प्रॉब्लम कर रहा है, 1 मिनट प्लीज। तो दोस्तों इन्होंने अब बकरियों को बांधने का कार्यक्रम शुरू करवाया। इन्होंने क्या किया, वो जो मैदान सा था उसके एक सिरे में एक बकरी को और दूसरे सिरे में दूसरी बकरी, मतलब ये समझिए कि इस रास्ते के एक सिरे में एक बकरी बांध दी, और बाईं तरफ जो है दूसरी तरफ दूसरे सिरे में दूसरी बकरी डाल दी। और एक पेड़ इन्होंने चुन लिया था जिसके ऊपर ये बैठेंगे। ये एक बादाम का पेड़ था, और उस बादाम के पेड़ से बैठ के इनको तीनों चीजें दिखाई पड़ती, यानी कि दोनों बकरियां और वो भैंसा। एक बकरी इनसे 60 गज की दूरी में थी, दूसरी बकरी इनसे जो है करीब 70 गज की दूरी में थी, और सामने इनके भैंसा था मरा हुआ, जिसको सांप ने काटा था। आज ये अपने साथ जो है अपनी दोनों राइफलें साथ लेके आए हुए थे, एक 275 बोर की और एक 450 बोर की, 400 450 बोर जो होती है उसको लेकर के ये साथ में आए हुए थे। और इतने में क्या हुआ कि जब ये बकरी को बांध रहे थे इनके आदमी, तो इन्होंने बाघिन की दहाड़ सुनी। ये एकदम अलर्ट हुए, इन्होंने अपने आदमी को बोला शांत हो जाओ और मेरे पीछे आओ। अब ये चले, ये जो दहाड़ आई थी, ये जो आवाज आई थी, ये करीब 150 गज दूर से ये आवाज इन्होंने सुनी थी। अब ये बड़ी तेजी से झाड़ियों के अंदर की तरफ घुसने लगे, उस तरफ को जहां पे इनको बैठना था, उस पेड़ की तरफ को। अब ये थोड़ा सा अंदर गए थे झाड़ियों के अंदर, हालांकि झाड़ियों के अंदर जाना बड़ा रिस्की था, क्योंकि उस झाड़ में कहीं पे भी बाघिन हो सकती थी, चट्टानों के पीछे हो सकती थी, कहीं पे लेटी हो सकती थी, कहीं पे बैठी भी हो सकती थी, या हो सकता है चहल करती हुई इन्हीं की तरफ आ रही हो, कोई भी चांसेस थे। अचानक से जो है कालिस फिजेंट बहुत तेजी से उड़े और इनके सर के ऊपर से निकले। ये झुके तो इनके आदमी भी सब नीचे झुक गए। कुछ देर तक ये वैसे ही बैठे रहे, फिर ये अपने आदमी को लेकर के वो आम के पेड़ के पास पहुंचे, जहां पे मैंने आपको बताया था ना कि पानी का एक नौला हुआ करता था, आम के पेड़ के जड़ के नीचे से एक पानी का नौला था, जहाँ पे इन्होंने पानी भी पिया था पहले, और भैंसों को भी पानी पिलाया था। और वहीं पे बाघिन के पाँव के निशान भी इनको दिखे थे, पहले वीडियो में बताया था आपको। वहीं से इन्होंने रास्ता दिखा दिया मुखिया के घर का, और बोला अपने आदमी को कि तुम मुखिया के घर चले जाओ और उसके 2 मंजिले में चुपचाप होकर बैठे रहना, और तब तक मत आना जब तक मैं तुम्हें लेने ना आऊं, या जब तक मैं तुम्हें आवाज ना दूं। बिल्कुल शोर मत करना, शांति से बैठे रहना। और ये वापस आकर के वो बादाम के पेड़ के ऊपर
करीब 40 फीट ऊपर तक चढ़ गए। एक रस्सी से इन्होंने राइफलों को बांध रखा था, उससे इन्होंने बंदूकों को भी अपना ऊपर खींच लिया। खींच करके ये अपनी मचान में बैठ गए, अपनी 275 बोर वाली राइफल, जिस पर इनको पूरा विश्वास था कि ये इसका निशाना कभी चूक नहीं सकता है, उस राइफल को लेकर के ये बैठ गए। अब वो जो दो बकरियां थी वो शुरू से ही साथ साथ नहीं थी, दोनों दोस्त हो गई थी। शुरुआत से ही वो एक ही गोठ में, या क्या कहना चाहिए, एक ही जंग, क्या कहते हो यार, एक ही बाड़े में साथ ही रही थी। तो दोनों पक्की दोस्त सहेलियां थी। लेकिन आज जो है दोनों को अलग अलग और बहुत डिस्टेंस में बांध दिया था, तो दोनों परेशान थी, गुस्से में थी और बहुत जोर जोर से मैं कर रही थी। और सामान्य स्थिति में जब बकरी बोलती है तो उसकी आवाज़ जो है 400 गज तक जाती है। ये बकरियां तो बहुत जोर जोर से मैं जो करती है वो कर रही थी। और जो वातावरण था, जो स्थितियां थी, वो भी कुछ अनुकूल थी। हवा चल रही थी, हवा चलने और उनकी जोर की आवाज़ से ये तो निश्चित था, 100% था कि ये आवाज़ जो है बाघिन ने सुननी है, सुन लेगी, बड़े आराम से सुनेगी। मतलब कोई इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि बाघिन इनकी आवाज़ ना सुने। थोड़ी देर में, करीब 10 मिनट हुए थे पेड़ में बैठे हुए, एक काकड़ के भौंकने की आवाज़ आई, जो 3 बार करीब भौंका। और ये खलीस फिजेंट भी जो है उड़े। तो ये तैयार हो गए, इनके दिमाग में आ गया कि बस आ गई बाघिन, अब जो है तैयार हूँ, गन पकड़ ली, ले ली और बिल्कुल अलर्ट होकर के बैठ गए। बाघिन जैसी दिखेगी मार दूंगा। बाघिन नहीं आई, तो इन्होंने ध्यान दिया कि अरे वो जो है वो एक सांप वहां से गुजरा था, जिसकी वजह से ये दोनों परेशान हुए थे, फिजन भी और कांकड़ भी। उसकी वजह से ही उससे अलार्म कॉल दी थी, क्योंकि अलार्म कॉल दी हो तो सांप के लिए भी देगा ही, अपने लोग अपने बाकी जंगल को वो सावधान करता ही है। तो एक नॉर्मल जो अलार्म कॉल जो थी वो उससे दी थी, और उसी की वजह से फिजन भी उड़े थे। तो ये कोई ऐसा वो नहीं था। दिन का करीब 1 बजा हुआ था। हालांकि जिस मचान में ये रस्सियों का जो ये बांध के बैठे हुए थे, बड़ा कष्ट वाला था, बहुत परेशान इनको करने वाला था। लेकिन धूप अच्छी आई हुई थी। धूप, इनको जाड़ों की धूप वैसी बहुत बढ़िया होती है, इनके शरीर को बड़ा अच्छी तरह से गर्मी दे रही थी, इनको तपा रही थी। तो वो भी इनको जो है वो रस्सियों की चुभन ऐसी महसूस नहीं हो रही थी, और ये बड़े कंफर्टेबल थे मचान के ऊपर। 3 घंटे तक करीब ये मचान में बैठे रहे। अब क्या हुआ कि जो सूरज जो है, मैंने आपको बताया था ना, थाक के पीछे चला जाता था तो थाक में अंधेरा होने लगता था। तो सूरज जो है थाक के पीछे जाने लगा था, और थाक गांव भी अंधेरा होना की तरफ था, और अंधेरे में इनके पास कोई साधन होता नहीं था मारने का। तो फिर भी ये, और हवा भी थोड़ी ठंडी चलने लगी थी, यानी कि ठंड बढ़ने लगी थी। एक पिछली रात ये झेल चुके थे ठंड में, और आज हवा तेज थी तो ठंड कुछ ज़्यादा ही लग रही थी। फिर भी ये 1 घंटा बैठे रहे। अब ये बता दें कि इनकी हालत ऐसी हो गई थी कि जैसे बुखार आया में आदमी कांपता है, ठंड से ऐसे कांप रहे थे। अगर बाघिन सामने आ भी जाती तो ये उससे गोली नहीं मार पाते, क्योंकि शरीर इतना कांप रहा था। खैर ये बड़ी सावधानी से पेड़ से नीचे उतरे, उतर के अपने आदमियों के पास गए, और अपने आदमियों को इन्होंने बुलाया, बोला भाई चलो। और अब ये बड़े डिप्रेशन में भी आ गए थे, बहुत अवसाद की स्थिति में थे, क्योंकि जिस टारगेट को फिक्स करके ये आए थे वो पूरा नहीं हुआ था। बाघ को मारने के लिए 2 बार आ चुके थे, लेकिन नहीं कुछ कर पा रहे थे। बड़े परेशान, बहुत अपसेट थे कि इनके भरोसे में इतने हजारों लेबर वहाँ पे काम कर रही है, इतना बड़ा सरकारी ठेका वहाँ पे चल रहा है, इतने गांव इस क्षेत्र से प्रभावित है, मेरे आने से जो है ये इतने मतलब उत्साहित हैं, इतने वो हैं, इन सब पे क्या बीतेगी, मुझे तो जाना है, मैं तो चला जाऊँगा। अरे बड़ा मतलब ये डिप्रेशन में थे, बहुत दुखी थे अंदर से कि यार मैं हेल्पलेस हो गया हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाया। तो बहुत भयंकर डिप्रेशन इनके अंदर आने लगा था। और इनके आदमी बकरी बकरी खोल के आ गए थे। उन्होंने बताया कि साहब जब वो घुरड़ वो की जब काकड़ की आवाज़ आई थी, तो उसके आवाज़ के बाद में बाघिन की आवाज़ भी आई थी, लेकिन हम ये समझ नहीं पाए कि वो कौन से डायरेक्शन से आई है और किस डायरेक्शन की तरफ वो गई है। तो अब ये भारी मन से अपना थोड़ा अपसेट होकर के चूका की ढलान उतरने लगे। थाक गांव से जो ढलान जो नीचे चूका के लिए जाती थी उस पर उतर रहे थे। अचानक बाघिन की गर्जना सुनाई पड़ी। बाघिन जोर से गरजी। वो बाघिन की जो दहाड़ थी वो कोट किंदरी का जो पहाड़ था उसके नीचे से कहीं से आई थी, और वो कुमात शाख की तरफ जा रही थी। इनके
ये वहां पर रुक गए, तो इतने में इनको दोबारा से वो दहाड़ सुनाई पड़ी। अब इनके दिमाग में एक चीज स्ट्राइक करी, इन्होंने बोला अरे यार, ये तो मीटिंग पीरियड है बाघों का, ये नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, ये तो मीटिंग पीरियड है। तो बाघिन इसलिए इतनी आक्रामक हो रही है क्योंकि ये अपने पार्टनर को ढूंढ रही है, और इसीलिए इतनी जो है ये दहाड़ रही है, जंगलों में भटक रही है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, ये अपने पार्टनर को सर्च कर रही है। ये चीज इनके दिमाग में आ गई, और अब बस एक लास्ट मौका यही है, और ये थोड़ी देर का उजाला है। अगर आज बाघिन को मार दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर जिंदगी भर के लिए एक दिल में इनके कसक रह जाएगी, और एक असफलता इनके साथ जुड़ जाएगी। का यही मौका है कि मैं बाघिन को बुलाऊं। और इन्होंने अपने आदमियों की तरफ देखा, फिर सोचा कि यार इनसे तो बात करना बेकार है, क्योंकि ये तो नए नए लोग हैं, इनको तो इतनी नॉलेज है नहीं। तो इन्होंने उनसे कोई डिस्कशन नहीं किया, और अपने सीने में, अपनी छाती के अंदर मतलब हवा भरी, और बड़ी जोर से बाघ की आवाज निकाली, जो भी बाघ करता है करके आवाज निकाली। बाघिन ने जैसी आवाज सुनी, उससे पलट के वहां से जो है जवाब दिया। उसका जवाब आया तो इन्होंने फिर आवाज निकाली, बाघिन ने फिर जवाब दिया। ये करीब 1 मील से बाघिन और इनकी आवाजों का वो चल रहा था। बाघिन धीरे धीरे इनकी तरफ आने लगी थी। अब ये क्या कर रहे थे, बाघिन को का और इनके बीच आवाज का जो है आदान प्रदान होना चालू हो गया था, एक कांटेक्ट बन गया था। अब ये साथ साथ जो है चलते भी जा रहे थे और अपने लिए जगह भी ढूंढते जा रहे थे। तो बाघिन भी कंफ्यूज हो रही थी कि जो भी ये बाघ है, उसका जो पार्टनर है वो कहीं मूवमेंट में है, तो वो भी ढूंढते हुए और आवाज का पीछा करते हुए आ रही थी, और ये भी, इनको भी मौका मिल रहा था अपने लिए जगह ढूंढ सके। तो इन्होंने सोचा यार कि अब समय बहुत कम है, किसी टाइम भी सूरज ना डूब जाए, इससे पहले मुझे कुछ जगह ढूंढनी चाहिए। और फिर एक विचार इनके आया कि यार क्यों ना मैं जमीन में लेट जाऊं, जमीन में लेट करके शिकार कर लूं। लेकिन ये बड़ा रिस्की था। उधर नेपाल की तरफ अगर सूर्य डूब जाता तो ये एरिया बिल्कुल अंधेरे में हो जाता, फिर तो इनकी लिए एक सुसाइडल प्रयास होता है ये, क्योंकि ये जमीन में लेटे होते, ये बाघिन को देख नहीं पाते, बाघिन इनको देख लेती। बाघिन के अंदर, जानवरों के अंदर रात में देखने की शक्ति है, वो हम लोगों के अंदर नहीं है। इंसान रात में नहीं देख सकता है, लेकिन जानवर को रात में दिखाई पड़ता है। तो वो इनके लिए एक सुसाइडल होता है। उनको ये फिर प्रोग्राम इन्होंने कैंसिल किया, नहीं यहाँ नहीं लेटना है। इधर उधर नजर दौड़ाई, और अचानक इनको एक चट्टान दिखाई पड़ी। ये दौड़ते हुए अपने आदमियों को लेकर के और बकरियों को लेकर वो चट्टान के पीछे गए। चट्टान के जो पीछे बहुत छोटी सी जगह थी, और नीचे करीब 12 फीट की एक खाई जैसी थी, एक खड्डे जैसा था। इन्होंने अपने आदमियों को बोला जाओ बकरी को लेके इस पे चले जाओ, बाघिन इधर ही आ रही है। और ये जो है उस चट्टान में इन्होंने अपने आप को अटकाया। दोस्तों, मैं अटकाया शब्द बोल रहा हूं, जानते हो क्यों? क्योंकि इन्होंने देखिए किस तरह से वो चट्टान थी, ये चट्टान है, चट्टान के पीछे है, पीछे इनके कहीं खड़े होने के लिए कोई बहुत बड़ा, और या उनके उसके लिए कोई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं था जिसमें खड़े होकर आराम से निशाना लेके मार सकते थे, ऐसा नहीं था। इन्होंने क्या किया था, अपने एक पांव के टो पे ऐसे करके उठे, मतलब अपने आप को चट्टान के पीछे से इतना हिस्सा अपना बाहर निकाला, पंजे को, एक पंजे को उठा के, और एक हाथ से चट्टान को ऐसे पकड़ा, जैसे चट्टान है, चट्टान को 3 उंगलियों से ऐसे फंसा करके, ये 4 उंगलियों से ऐसे फंसा लिया, इस तरह से फंसा लिया चट्टान को। दूसरा पांव भी चट्टान पे लगा लिया, कुछ इस तरह से अटका लिया, और उसका एक गन यहाँ पे लगा करके, नाल जो है चट्टान पे, ये चट्टान के ऊपर नाल, ये चट्टान के ऊपर नाल रखी हुई है, यहाँ पे गन रखी है, और एक ही हाथ से गन को पकड़ के इस तरह से निशाना ले रखा है। अब वो गन क्या हो रही थी, वो चट्टान पे जो है नाल जो है फिसल रही थी। इन्होंने अपना रुमाल निकाला और रुमाल चट्टान के ऊपर रख दिया, उसके ऊपर नाल रख दी, तो नाल अटक गई एक जगह पे। अब पोजीशन क्या थी, ये एक ही जगह टारगेट कर सकते थे, ये ऐसे ऐसे कहीं घूम नहीं सकते थे, क्योंकि बस जहां पे पिन पॉइंट जो है वहीं पे जो है टारगेट अगर आएगा तो ये फायर कर सकते हैं। और पोजीशन बड़ी खराब, बाघिन के साथ कॉल का इनका चल ही रहा था। अब इन्होंने अंतिम बार अपने आदमी को देखा, बोला कि भाई बिल्कुल बाघिन आने वाली है, तुम लोग शांत रहना। तो वो लोग भी जो है सब एक गोला बना के जमीन में ऐसे उकड़ू बन के बैठ गए थे, एक दूसरे से सर लगा करके। वैसे तो कॉर्बेट साहब लिखते बड़ी हास्यास्पद स्थिति में बैठे थे सामान्य रूप में अगर देखा जाए, लेकिन ऐसे में इनकी हिम्मत को तो मानना पड़ेगा, भाई बैठे हुए हैं। तो इन्होंने फिर एक बार जो है आवाज़ निकाली। जैसे ही इन्होंने आवाज़ निकाली तो इन्होंने देखा इनसे करीब 12-14 फीट की दूरी में झाड़ी के अंदर से वो बाघ, नरभक्षी बाघिन निकल के आ गई, और निकल के आकर के वो इधर उधर ढूंढ रही है। एक्यूरेसी थी, सब कुछ था, बस जहां पे इनका जो पिन पॉइंट इन्होंने किया था, बाघिन उससे थोड़ा अलग खड़ी थी। अब ये कुछ कर नहीं सकते थे। बाघिन ने जब देखा कि उस मैदान में आके कि उसका वहां पे पार्टनर दिख नहीं रहा है, उसका भावी फ्रेंड जो है वो उसको मिल नहीं रहा है,
तो वो गुस्से से पागल हो गई और इस पागलपन में इतनी बुरी तरह से दहाड़ने लगी कि जिम कॉर्बेट साहब बोलते कि मुझे ताज्जुब हुआ कि मेरे ये आदमी इनमें से कोई चिल्लाते हुए उठ के भागा नहीं। मैं खुद, मेरे दिल में ये आ रहा था कि ये मेरे आदमी को तो छोड़ो, मेरे तो खुद दिल में ये आ रहा था कि मैं जो है चिल्लाऊं जोर से और भाग जाऊं। उसका रूप देख करके आज निश्चित था कि अगर ये थोड़ा अंधेरा हो गया यहाँ पे तो आज शायद कहानी कुछ और लिखी जाए कि बाघिन को इन्होंने मारा, लिख के नहीं लिख करके बाघिन ने आज हम में से किसी को छोड़ेगी नहीं है, इतने गुस्से में है और इतनी पागल हो गई है। इन्होंने फिर एक बाघ की आवाज़ निकाली। जब इन्होंने ये आवाज़ निकाली तो बाघिन पलटी और पलट करके जो है करीब 6-7 कदम आगे चल के आई और बिल्कुल इनकी गन पॉइंट की रेंज में आ गई। रेंज में आई और इन्होंने, और वो सामने से आई और इनकी गन के सामने आकर के उससे इनको यूं देखा। वो कुछ इससे पहले वो कुछ समझती सोचती, वो अचकचा गई आदमी को देख करके। इन्होंने जो है फायर दाग दिया। फायर दागा, वो फायर बाघिन के यहाँ पे कहीं पे से घुसा, उसके फेस से अंदर घुसा, आंख के थोड़ा नीचे से, और वो जो उसका झटका लगा गन का, उससे इनके जबड़े में लगी। जबड़े में लगी तो उसी में जो एक गोली और चल गई। ये चलाई नहीं थी, दूसरी गोली चल गई पे, जो बाघिन के गले को अंदर धंस गई पूरी। और उसके बाद इनके हाथ से गन गिरी पीछे और इनके आदमियों ने गन को तो पकड़ा पकड़ा और उस झटके से ये भी गिरे। इनके आदमियों ने भी इनको हवा में ही लपक लिया। हवा में लपक लिया, उसके बाद इनको नीचे उतारा। इन्होंने चैन की सांस ली, बोला बाघिन मर गई। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। इन्होंने एक सिगरेट निकाली, जलाई और आराम से कश मारा। बोला यकीन नहीं, जाओ चट्टान के ऊपर चढ़ के देख लो। अब वो बेचारे बड़े डरते डरते चट्टान के ऊपर चढ़ रहे थे देखने के लिए। तब तक इन्होंने अपनी मैगजीन में 5 राउंड भरे और 5 एयर फायर किए। 5 एयर फायर किए तो चुका के गांव के लोग समझ गए कि कुछ हो गया है। वो अपने घरों से लेकर के वो छिलके जो होते हैं, मशाल जिसको हम बोलते हैं, पाइन टॉर्च, पाइन की जो ट्री होते हैं उसकी जो शाखाएं होती हैं उनको काट के छिलके बनाए जाते हैं, उनको जलाओ तो बड़ी अच्छी रोशनी करते हैं। उनको लेकर के सब लोग अपने घरों के दरवाजे से बाहर निकलने लगे। इनके आदमियों का विचार ये था कि अगर ये चारों जो है इस बाघिन को बांध करके कंधे में रख के ले चलेंगे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो रहा था। इतनी बड़ी, इतनी विशालकाय बाघिन थी, इतनी भारी भरकम बाघिन थी, उसको ये ले जा नहीं सकते थे। तो ये जिम कॉर्बेट साहब ने अपनी गन अपने आदमियों को दी और बोला कि ठीक है मैं जा रहा हूँ चुका आदमियों को लेने के लिए। ये चुका की तरफ बढ़े और चुका से तब तक कुछ लोग ऊपर आ रहे थे। इन्होंने बताया कि हाँ भाई मैंने मार दिया, जाओ लेकर के आओ बाघिन को, मेरे आदमी हैं, जाओ लेकर के आओ। और ये चुका पहुँचे। चुका पहुँच के इन्होंने प्रधान को बताया कि हाँ भाई हो गया, बाघिन को मार दिया है। तो लोग खुशी से झूमने लगे, नाचने लगे, अरे उत्सव का माहौल हो गया। अब तक बाघिन को भी उन लोग भी लेकर के आ गए थे जो लोग गए थे, और बाघिन को जो है एक घास का जो है बढ़िया सा बेड तैयार किया गया। एक घास का जो होता है लूटा, हम लोग कहते हैं ना लूटा, एक लूटा खोल करके उसके बढ़िया बेड बना करके बाघिन को रखा गया। भीड़ लगने लगी लोगों की। कॉर्बेट साहब भी आराम से जो है अंदर गए। इन्होंने डिनर किया बढ़िया तरीके से। इतने दिनों के बाद खाना खाया, हालांकि खाया नहीं जा रहा था उस टाइम। इनके स्वेलिंग आनी शुरू हो गई थी चेहरे में, क्योंकि बट का तो बड़ा भयंकर लगता है। कंधे में अगर ढीला बट लगे तो हड्डी तोड़ देता है। बहुत बहुत भयंकर झटका होता है। मैंने तो बहुत चलाई है गन, मुझे पता है, एनसीसी में रहा हूँ ना, तो बहुत बहुत फायरिंग करी है। तो धीरे धीरे स्वेलिंग इनकी बढ़ने लगी थी और बाघिन को तो ठंडा कर ही दिया था इन्होंने। थोड़ी देर में ये अपना नाइफ वाइफ लेकर के निकले और बाघिन का जो है खाल उसकी अलग करनी थी। और इनके साथ जो इनके 4 आदमी थे, इनके बहादुरी के किस्से जो है गांव वालों को सुना रहे थे कि अरे वो बाघिन ने तो एक झपाका मारा हमारे साहब के, लेकिन साहब भी कम नहीं थे, इन्होंने भी लिया और राइफल से 2 गोली उसको मारी। अरे मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे हो, हमारी बात का यकीन नहीं कर रहे हो, देखो साहब का गाल कैसा हो गया। ये वही बाघिन का छपाका है। ये थोड़ा लोकल लैंग्वेज में इस तरह से छपाका बोलते हैं ना। अब बाघिन ने छपाका मारा एक। तो खैर इन्होंने जब खाल उतारी तो इनको पता चला कि बाघिन मैनीटर क्यों बनी थी। उसका कारण ये था कि किसी शिकारी ने, जो लोकल शिकारी होते हैं भरुआ बंदूक रखते हैं जो छर्रे चलाते हैं, उससे इस पर निशाना साधा था। तो उससे कुछ छर्रे इसके कंधे पे लगे थे, दाहिने कंधे पे। तो 2 जगह पे वो छर्रे लगे थे, एक नीचे और एक कंधे पे मेन। तो जो मेन कंधे में जो लगा था उस जगह पे घाव खराब हो गया था और सेप्टिक हो गया था। और जो नीचे वाला जो कंधा था वो कम गहरा था, कम घाव था, तो उसमें सेप्टिक नहीं हुआ, वो घाव धीरे धीरे भर गया था।
तो उस घाव के कारण जो है ये मैन ईटर हो गई थी। और फिर इतनी लंबी ये स्टोरी चली इस मैन ईटर की, शुरू से लेके अंत तक की। एक सुखद अंत थाक चुका कुमार, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पटवारी, इन सब के लिए एक सुखद वातावरण था, खुशी के पल थे। जिम कॉर्बेट साहब की इज्जत बच गई थी। और ये जो थाक का मैन ईटर था, ये जिम कॉर्बेट साहब का अंतिम मैन ईटर था। इसके बाद इन्होंने मैन ईटर नहीं मारा, लेकिन मैन ईटर की इनके कुमाऊं में इन्होंने और इससे पहले मारे। बहरहाल थाक का मैन ईटर हमारी यहाँ पे समाप्त होती है। तो दोस्तों परमिशन दीजिए अपने दोस्त को, अब अगली कहानी का वेट कीजिए, जल्दी लेकर के आता हूँ 2-3 दिन के अंदर। और 2-3 दिन इस कहानी को एक बार शुरू से लास्ट तक लगातार सुन लीजिए, पहले एपिसोड से लेकर लास्ट तक, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो परमिशन दीजिए दोस्तों, इस टाइम चलता हूँ। और जो पहली बार आए हुए हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल को, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। लाइक कमेंट तो अपने पुराने मित्रों से सभी से कहूँगा कि यार दोस्तों बड़ी मेहनत करता हूँ यार, ये देखो मेरे पाँव में दर्द हो रहा है यार, लेकिन कहानी पूरी करनी थी। तो अलाउ लाइक कमेंट ज़रूर कर दें, और मित्र जो नए आए हुए हैं सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही मुझे परमिशन दें दोस्तों। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय माँ भारती।